चलिए शुरुआत करते हैं। श्यांता पढ़ना था फिजिक्स में, जो कि हम लोग का पेज नंबर 288 है ना, लूसेंट पेज नंबर। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। श्यांता से हम लोग को पढ़ना था, है ना। ये वाला हम लोग ऊपर का पढ़ चुके थे, जो कि होता है पृष्ठ तनाव। तो हम लोग शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 8, श्यान बल, विस्कोस फोर्स। देखिएगा, किसी द्रव्य या गैस कोई दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण को बल क्या कहते हैं? तो श्यान बल कहते हैं। मतलब कोई भी द्रव्य है और गैस, द्रव्य या फिर गैस, इनकी दो क्रमागत परत जो हो गया परत, इनकी क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को ही श्यान बल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। श्यानता का मतलब क्या होता है? विस्कोस मतलब क्या? गाढ़ापन होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के घर्षण का क्या करते हैं? घर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। उनके अपने में जो होता है, उनकी अपनी परतों में क्या होता है? बीच में अपेक्षित गति का विरोध करके आता है, जो कि करने वाले घर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं? श्यान बल। देखिएगा श्यानता क्या कर रहा है, तो तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है, उसे श्यानता कहते हैं। बात वही है ना, विस्कोस बल या फिर विस्कोसिटी। देखिए, श्यानता केवल द्रव तथा गैसों का गुण है। किसका गुण है? तो द्रव तथा गैसों में। ठोस में तो होगा नहीं, गाढ़ापन ठोस में होता है? नहीं होता है। तो ये जो है श्यानता केवल द्रव तथा गैसों का गुण होता है। द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंजक बलों के कारण होती है, ठीक ना। असंजक होता है, एक सहसंजक होता है। तो सहसंजक मतलब खुद उसके अपने बीच में जो कण में लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सहसंजक बल, है ना। द्रव का अणुभार बढ़ने से उसकी श्यानता बढ़ती है। द्रव जो है, द्रव का जो अणुभार बढ़ने से उसकी क्या बढ़ेगी? तो उसको श्यानता बढ़ती है। द्रव का जो एवरेज का अणुभार बढ़ेगा, उसका अणु का भार बढ़ेगा, तो उसकी श्यानता भी बढ़ेगी। देखिएगा, श्यानता मतलब पानी हो गया पतला और शहद हो गया गाढ़ा। तो गाढ़ा सबसे ज़्यादा श्यानता किस में ज़्यादा है? अणुभार तो शहद का, है ना। तो ये हमारा एग्जाम्पल में देख सकते हैं। गैसों का श्यानता उसकी एक परत से दूसरी परत पर अणुओं के स्थानांतरण के कारण ही होती है। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है, तो ठोसों में श्यानता नहीं होती है। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत ही कम होती है। गैसों में श्यानता होती है, द्रव की तुलना में कम होती है। क्यों? ज़्यादा द्रव्य पास में रहते हैं तो उसमें श्यानता देखने को ज़्यादा मिलता है। तो वही कह रहा है, गैसों में जो श्यानता होती है द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। ठोसों में श्यानता तो होती ही नहीं है, वो तो ठोस ही पहले से रहते हैं, तो उसमें कहाँ से श्यानता देखने को मिलेगा। आगे देखा जाए, तरलता और श्यानता दोनों एक दूसरे के विपरीत कर्मानुपाती होते हैं। तरलता जो होता है और श्यानता, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है। तरलता मतलब हो गया लिक्विडिटी, कितना वो लिक्विड है, और श्यानता में हो गया कि उसमें कितना गाढ़ापन है ना। तो तरलता मतलब पतला हो गया, श्यानता मतलब गाढ़ा हो गया। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा ही ना है। तो जिस तरह की श्यानता जितनी कम होगी, उसकी तरलता उतनी ही ज़्यादा होगी। श्यानता किसी में कम है तो उसमें पतलापन ज़्यादा है। एक आदर्श तरल की श्यानता एवं संपीड़ितता दोनों शून्य होती है। एक आदर्श तरल का, आदर्श मतलब एक एवरेज जो है, नॉर्मल आदर्श तरल है, लिक्विड है, उसकी श्यानता क्या होगी? तो उसकी श्यानता संपीड़ितता दोनों शून्य होती है। परंतु प्रकृति में ऐसा तरल संभव ही नहीं है। जल आदर्श द्रव्य निकटतम है, जल आदर्श द्रव्य के निकटतम है, लेकिन वो भी आदर्श द्रव्य नहीं है, आदर्श द्रव्य नहीं है। ताप बढ़ने पर द्रव्य की श्यानता घट जाती है। अगर ताप बढ़ाया जाएगा ना तो उसका श्यानता घट जाता है। हम लोग किसी चीज़ को गर्म करते हो तो पिघल के पतला हो जाता है, तो श्यानता उसका घट ही नहीं जाता है। परंतु गैसों की बढ़ जाती है। लेकिन अगर गैस को हम लोग गर्म करेंगे तो उसकी श्यानता मतलब गाढ़ापन उसका बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है ना। गैसों को गर्म करने पर उसकी श्यानता बढ़ जाता है, इसको याद रखिएगा। गैसों को गर्म करने पर क्या होता है? उसकी श्यानता बढ़ जाता है ना। देखिए, यहाँ पे श्यानता क्रम दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा शहद में है, फिर पानी में है, केरोसिन में है, पेट्रोल में है, फिर गैस में है। सबसे ज़्यादा इसमें है शहद में, उससे कम पानी में, पानी से कम केरोसिन में, केरोसिन से कम पेट्रोल में, पेट्रोल से कम गैस में, सबसे पीछे गैस में श्यानता हमारा गाढ़ापन, है ना। किसी तरल की श्यानता का श्यानता गुणांक जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी द्वारा मापा जाता है। इसका ऐसे मतलब डेका पॉइज है। क्या है? डेका पॉइज है, ठीक है। इसका ऐसा मतलब क्या है? डेका पॉइज है, या फिर पॉइजली PI, या फिर पास्कल सेकेंड है। इसे प्रायः एन द्वारा सूचित किया जाता है। नीटा द्वारा क्या किया जाता है? इसे प्रायः एन नीटा द्वारा सूचित किया जाता है। नीटा, एन माने क्या हो गया? नीटा हो गया। तो ये हमारा ऐसे मतलब डेका पॉइज हो जाएगा, या फिर पॉइजली हो जाएगा। डेका पॉइज या फिर पॉइजली हो जाएगा, है ना। पास्कल सेकेंड भी कह सकते हैं। इसे प्रायः एन द्वारा नीटा द्वारा सूचित किया जाता है। श्यानता कैसे सूचित किया जाता है? श्यानता कैसे मतलब नीटा हो जाता है, या फिर पास्कल सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्कल सेकेंड हो जाएगा, या फिर मात्रक डेका पॉइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसा मात्रक डेका पॉइज या फिर पॉइजली हो जाएगा। डेका पॉइज या फिर पॉइजली हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखिएगा, द्रव्य की श्यानता मापने में स्टोक के नियम का उपयोग होता है। स्टोक के नियम जो है इसका उपयोग किया जाता है। अगर किसी द्रव्य की श्यानता मापना है तो किसका उपयोग करेंगे? तो स्टोक के नियम का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? स्टोक के नियम का उपयोग करेंगे। किसी भी द्रव्य की श्यानता मापना है तो हम लोग स्टोक के नियम का उपयोग करते हैं। बादल के कण वायु की श्यानता के कारण बहुत धीरे धीरे नीचे आ पाते हैं। बादल के जो कण होते हैं, वायु में क्या होता है? श्यानता होता है। वायु में गाढ़ापन के कारण क्या होता है? वो बहुत धीरे धीरे नीचे आ पाते हैं, तथा वे आकाश में ही तैरते हुए प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि वायु में श्यानता है, गाढ़ापन है, उसको नीचे आने नहीं देता है,
ठीक ना, धीरे धीरे नीचे आ पाते हैं और वे आकाश में क्या होते हैं, तैरते हुए प्रतीत होते रहते हैं बादल के कण, ठीक ना। श्यानता के कारण, किसके, वायु की श्यानता के कारण। ध्यान रखिएगा सीमांत वेग क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव्य में गिरती है, मतलब गाढ़ा वाला द्रव्य में जो गिरता है ना, तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ जाता है, प्रारंभ में तो उसका वेग बढ़ेगा। आप लोग देखे होंगे, मतलब किसी भी चीज़ में, पानी में अगर अगर आप कोई चीज़ डालिए, पत्थर डालिएगा, तो पहले वो क्या होगा, तो धीरे से गिरेगा, ठीक ना। जब गिरती है तो उसका वेग जो होता है ना, धीरे से प्रारंभ में उसका वेग बढ़ जाता है, और किंतु कुछ समय के पश्चात वह नियत वेग से गिरने लगता है। मतलब आप ऊपर से पानी में गिरेगा कोई पत्थर, वो जाएगा तो स्पीड से अंदर जाएगा, मतलब अंदर जब जाने के बाद उसका जो है, उसका वेग जो है वो कम हो जाता है, उसका वेग क्या हो जाता है, अंदर धीरे धीरे गिरने लग जाता है अपने नियम के हिसाब से, ठीक ना। तो बाहर से तो जो गिरता है अंदर तो एकदम स्पीड में जाता है, लेकिन अंदर जाने के बाद वो धीरे धीरे गिरने लगता है। इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सीमांत वेग। तो सीमांत वेग आप समझ गए किस लिए होता है, तो ये आप लोग सीमांत वेग उसी कहते हैं जो वेग हमारा किस में देखने को मिलता है, श्यानता में देखने को मिलता है, श्यानता द्रव्य में देखने को मिलता है सीमांत वेग, है ना। सीमांत वेग कहाँ देखने को मिलेगा, श्यान द्रव्य में। कोई भी हो गया श्यान द्रव्य, हमारा पानी भी श्यान है, थोड़ा सा पतला है, और क्या। इस अवस्था में वस्तु का भार जो होता है श्यान बल और उत्प्लावन बल के प्रयोग के बराबर हो जाता है। इस अवस्था में वस्तु का जो भार हो जाता है वो, इसमें जो कोई भी वस्तु फेंक रहे हैं उसमें श्यान बल हो गया और उत्प्लावन बल इसके योग के बराबर हो जाता है, अर्थात वस्तु के कार्य करने वाले सभी बलों का योग शून्य हो जाता है। अर्थात वस्तु पर जो कार्य करने वाला सभी बल है उसका योग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। सीमांत वेग जो होता है ना, वस्तु की त्रिज्या के बराबर होता है। क्या होता है सीमांत वेग, सीमांत वेग जो है वस्तु की वर्ग त्रिज्या के वर्ग का बराबर होता है। वस्तु की त्रिज्या के वर्ग का क्या होता है, तो बराबर होता है। अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है, अर्थात बड़ी वस्तु है वो अधिक वेग से गिरेगी और छोटी वस्तु कम वेग से गिरेगी, है ना। क्यों, क्योंकि सीमांत वेग जो है उसके त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, मतलब कि बराबर होता है सीमांत वेग। सीमांत वेग हम लोग क्या देखे थे, वही जो है श्यान में जो गिर रहा था, पानी में गिरा रहे थे हम लोग, वही हमारा सीमांत वेग होता है। कोई भी वस्तु है उसकी त्रिज्या पर डिपेंड करता है, उसके वर्ग पर डिपेंड करता है, त्रिज्या के वर्ग पर डिपेंड करता है। बड़ा होगा तो जल्दी अधिक वेग से गिरेगा, छोटा रहेगा तो कम वेग से गिरेगा, ये तो याद रखिएगा। धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो देखिएगा द्रव्य का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव्य का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है। द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव जो होता है प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिसमें उससे पहले वाला कण गुजरा था, ठीक ना। उससे पहले वाला कण गुजरा था। धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। इसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल व उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है। धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। इसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल व उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है, ठीक ना। क्रांति वेग क्या होता है, क्रांतीय वेग तो क्रिटिकल वेलोसिटी देखा जाए यहाँ पे। धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। कोई भी धारा रेखीय प्रवाह है इसके महत्तम वेग को क्या कहते हैं, क्रांतिक वेग कहते हैं। देखिए धारा रेखीय प्रवाह क्या का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव्य के प्रत्येक कण उस बिंदु से गुजरता है ना, उसके इससे पहले वाला कण उसी धारा रेखीय प्रवाह से गुजरा था, तो यही हमारा कहलाता है धारा रेखीय प्रवाह। क्रांतिक वेग देखते हैं। क्रांतिक वेग क्या होता है, तो धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। जो धारा रेखीय प्रवाह होता है ना उसके महत्तम वेग को ही क्रांतिक वेग कहते हैं। महत्तम मतलब मैक्सिमम वेग को क्या कह देते हैं, तो धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। अर्थात धारा रेखीय प्रवाह की वह उच्च सीमा जिसके बाद द्रव्य के प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह न होकर विक्षुब्ध हो जाए वह वेग क्रांतिक वेग कहलाता है। यदि द्रव्य प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम हो तो उसकी प्रवाह उसकी श्यानता पर निर्भर करता है। यदि द्रव्य प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से क्या हो, कम हो, अगर क्रांतिक वेग से कम हो तो उसका प्रवाह उसकी श्यानता पर निर्भर करता है। यदि द्रव्य प्रवाह का वेग उसकी क्रांतिक वेग से अधिक हो तो उसका प्रवाह मुख्यतः उस घनत्व पर निर्भर करता है। जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है ना, बहुत अधिक गाढ़ा होने पर क्या होता है, तेजी से बहता है। गाढ़ा रहेगा तो तेजी से बहेगा क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है और घनत्व उसकी वेग का निर्धारित करता है ना। बर्नौली का प्रमेय देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बर्नौलीज थ्योरी। तो देखिएगा जब कोई आदर्श द्रव जो है किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है, ठीक है, धारा रेखीय प्रवाह मतलब एक के पीछे एक बह रहा है धारा रेखीय प्रवाह, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा हमारा इसका योग जो होता है वो नियत होता है। मतलब दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ये सब योग का क्या होता है, नियत होता है, ठीक ना। इस प्रमेय पर आधारित वेंटूरीमीटर से नली के में द्रव्य के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। तो धारा रेखीय प्रवाह या फिर बर्नौली प्रमेय जिसको बोला जाता है, प्रेशर पाइप प्रेशर द्वारा क्या कहता है, तो ये हमारा कह रहा है कि इसको जब अगर मापना होगा तो नली में, तो वेंटूरीमीटर नली में द्रव्य की प्रवाह की दर को ज्ञात की जाती है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब क्या होता है, तो घटता है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार गतिज ऊर्जा के बढ़ने से क्या होता है, गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब घटता है तथा गतिज ऊर्जा के घटने से दाब बढ़ता है। याद रखिएगा बर्नौली प्रमेय में क्या होता है, तो
गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब घटेगा, बढ़ेगा। अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो दाब घटेगा, अगर गतिज ऊर्जा घटेगा तो दाब बढ़ेगा। क्या होगा? दाब बढ़ेगा। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्नौली का प्रमेय किस पे कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य। यहाँ पे देख रहे होंगे आप हवाई जहाज का उड़ना। हवाई जहाज़ों के पंखों की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि ऊपर की तरफ घुमावदार और नीचे की तरफ क्या होता है? सपाट होता है। जब विमान आगे बढ़ता है तो पंख के ऊपर गुजरने वाले हवा का वेग को बढ़ जाती है। हवा का वेलोसिटी को क्या करती है? बढ़ा देती है, जिससे पंख के ऊपर कम दाब उत्पन्न होता है। पंखे के नीचे हवा वेग के कम होने के कारण उच्च दाब हाई प्रेशर होता है। यह दाब का अंतर पर प्रेशर डिफरेंस ऊपर की ओर एक बल पैदा करता है, जिससे विशाल विमान हवा में उड़ पाती है ना। ये हमारा क्या है? तो बर्नौली प्रमेय में दैनिक जीवन में उदाहरण है, ठीक ना। आंधी तूफान में टीन की छतें उड़ जाते हैं। क्रिकेट बॉल का स्विंग होना, क्रिकेट बॉल का क्या होना? स्विंग होना, ये बर्नौली प्रमेय में ही है। परफ्यूम का सेंट की स्प्रे या सेंट की बोतल में एक पिस्टल लगा होता है। जब आप तेज़ी से हवा को दबाव बनाते हैं तो नोजल छोटा क्षेत्र से हवा बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है, जिससे उस जगह कम दाब बन जाता है। इस कम दाब के कारण बोतल के अंदर का परफ्यूम ऊपर की खिंच जाता है और बाहर फव्वारे के रूप में निकलता है। अच्छा, ट्रेन या मेट्रो के पास ना खड़े होना। जब आप किसी प्लेटफॉर्म में खड़े होते हैं तो कोई तेज़ गति से ट्रेन आपके पास गुजरती है, तो ट्रेन के साथ साथ हवा का वेग भी बढ़ जाता है। इससे आपके ट्रेन के बीच कम दाब का क्षेत्र बन जाता है, जबकि आपके पीछे हवा का दबाव अधिक हो जाता है। यह दबाव आपके ट्रेन को की ओर खींच सकता है, दुर्घटना का कारण बन सकता है। बर्नौली का ये समीकरण हो गया हम लोग हमारा P+1/2 PV² + VGH। तो हम लोग बर्नौली प्रमेय तो देख लिए। चलिए देखते हैं हम लोग प्रत्यास्थता, हमारा इलास्टिसिटी। तो देखिएगा किसी भी चीज़ को हम लोग खींचते हैं ना, खींचते रहते तो इलास्टिसिटी उसका बढ़ता है ना, इसी को बोलते हैं खींचना। तो प्रत्यास्थ पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा दिया जाए तो वह अपनी पूर्णावस्था में वापस आ जाता है। रबड़ हो गया, रबड़ इतना बड़ा है, ठीक, उसको हम लोग खींच के यहाँ तक ला देते हैं। तो विरोध कर रहा है, वो अपने में आने के लिए कोशिश कर रहा है कि अपना फिर से हम अपना जगह पे आ जाए। तो जैसे हम लोग छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो फिर से वापस आके ये इतना पे अपना अड़ जाता है। तो ये हमारा इलास्टिसिटी कहलाता है। हमारा रबड़ हो गया, जैसे कि देखिएगा आप, वह अपनी पूर्ण अवस्था में वापस आ जाती है। प्रत्यास्था की सीमा, इलास्टिसिटी लिमिट, इसका भी लिमिट होता है। इन्हें पूरा अगर खींच दिया जाए ना, उसको पूरा यहाँ तक खींच तो टूट जाएगा या फिर वो उतना कर लमड़ के रह जाएगा, है ना। तो विरूपण बल के परिणाम की वह सीमा जिसमें कम बल लगाने पर पदार्थ के प्रत्यास्था का गुण बना रहता है तथा जिसे अधिक बल लगाने पर क्या होता है? पदार्थ का प्रत्यास्था गुण समाप्त हो जाता है। जैसे अभी बताएं हम, प्रत्यास्था की सीमा देखिएगा इसके कहलाती है। तो विकृति, सबसे पहले स्ट्रेन देखा जाए, इसकी क्या विकृति है? विकृति तो किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई L में वृद्धि होती है तथा जो है वृद्धि I और L की विकृति कहते हैं। प्रतिबल स्ट्रेस देखिएगा, प्रति एकांक क्षेत्र पर लगाए गए बल को हम लोग प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल किसे कहते हैं? प्रतिबल। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया जो भी बल है उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रति एकांक क्षेत्र पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहेंगे। प्रतिबल मतलब किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहेंगे। प्रत्यास्था का यंग मापांक, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्था का यंग मापांक कहते हैं। क्या कहते हैं? यंग मापांक कहते हैं। हुक का नियम देखिए, हुक्स लॉ इम्पोर्टेंट है। प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। हुक्स लॉ किसे कहते हैं? तो यही कह रहा है कि प्रत्यास्था की सीमा में, प्रत्यास्था मतलब खींचा जाता है, कोई भी इलास्टिसिटी की इलास्ट किया जाता है तो प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु की उत्पन्न विकृति, कोई उस पर क्या आ गया? तो विकृति उत्पन्न हो गया, मतलब खींचा रह गया, फिर टूट गया, तो उस पर लगाए गए प्रतिबल के बराबर होता है, ठीक ना। उस पर लगाया गया जो बल होता है उसके प्रतिबल के बराबर होता है। प्रतिबल जो है, उस प्रतिबल मतलब उसका बल के अनुपाती होता है, अर्थात प्रतिबल या फिर विकृति है, इसको बोल सकते हैं प्रतिबल या फिर विकृति। तो प्रतिबल बट्टा विकृति हमारा हो जाएगा प्रत्यास्था गुणांक, की हमारा क्या है? एक नियतांक हो जाता है। तो प्रत्यास्था देखिएगा, प्रत्यास्था गुणांक ई का मान भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न होता है। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे पास्कल कहते हैं। यंग का प्रत्यास्था गुणांक हमारा क्या होता है? वाई होता है। यंग का प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है? वाई होता है। आगे देखिएगा, यदि विकृति अनुदैर्ध्य है, क्या है? अनुदैर्ध्य है, तो प्रत्यास्था गुणांक का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। यदि विकृति जो है अनुदैर्ध्य है, ऐसे अनुदैर्ध्य है, तो प्रत्यास्था गुणांक का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। वाई हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा प्रत्यास्था गुणांक। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य विकृति। यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, जिसे के से निरूपित करते हैं। अपरूपण विकृति हमारा शेयर के लिए इसे दृढ़ता गुणांक n कहते हैं, ठीक ना। तो आशा करते हैं यहाँ तक समझ। तो
हुक्स लॉ यही कहता है कि भौतिकी का वह मूल सिद्धांत है जो बताता है कि किसी ठोस वस्तु जैसे कि स्प्रिंग लंबाई के होने वाले बदलाव पर लगाए गए बल के सीधा समानुपाती होता है, बशर्ते अपनी इलास्टिसिटी लिमिट के अंदर होना चाहिए। सरल शब्द में देखा जाता है, यदि आप किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने के लिए दोगुना बल लगाते हैं तो उसमें तो खिंचाव और दबाव भी दोगुना होता है ना। ये हमारा नीचे दिया गया है हुक्स का नियम गणितीय सूत्र, जो कि है बराबर क्या हो जाएगा -kx। दैनिक जीवन में उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक खिलौने की स्प्रिंग है जिसकी मूल लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि आप स्प्रिंग को 5 न्यूटन के बल से खींचते हैं ना तो वह 2 सेंटीमीटर खींच जाता है, यानी x बराबर 2 सेंटीमीटर खींच गया। तो हुक के नियम के अनुसार यदि आप उस स्प्रिंग को दोगुना बल यानी 10 न्यूटन से खींचते हैं तो उसका खिंचाव दोगुना यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यही हमारा हुक का नियम कहता है। स्ट्रेस और स्ट्रेस क्या कह रहा है निरूपण, तो ठोस पदार्थों के लिए हुक का नियम भौतिकी इस प्रकार कहा जाता है कि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर प्रतिबल हमेशा विकृति के समानुपाती होता है हमारा। चलिए शुरू करते हैं। सरल आवर्त गति क्या होता है? सरल आवर्त गति, तो देखिएगा सरल आवर्त गति जो होता है, आवर्त गति पीरियोडिक मोशन, तो एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराए, जा रही आ रही है, जा रही आ रही है, चाहे ऐसे भी जा रही, ऐसे भी जा रही, ऐसे भी जा रही, ऐसे भी जा रही, जो भी हो रहा है, आगे पीछे, ये सब हमारा क्या है? तो आवर्त, सरल आवर्त गति। देखिएगा, तो जब एक निश्चित समय अंतराल में पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को हम लोग आवर्त गति कहते हैं। आवर्त मतलब बार बार आ रहा है, जा रहा है। इसमें आता है एक दोलन गति। दोलन गति ऐसे ऐसे होता है ना, आप लोग घड़ी को डोलते हुए देखे होंगे, दोलन गति। तो ये होता है दोलन गति। किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन या फिर काल्पनिक गति कहते हैं। किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को क्या कहते हैं? दोलन या फिर काल्पनिक गति कहते हैं। दोलन या फिर क्या कहते हैं? तो काल्पनिक गति भी इसको कहते हैं। एक दोलन या एक कंपन बोल सकते हैं। एक दोलन मतलब गया आया, तो एक कंपन हुआ, ऐसे ऐसे कर दिया तो एक कंपन हो गया एक बार, है ना। तो दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति के एक ओर जाना, फिर साम्य स्थिति में आकर दूसरी ओर जाना, पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना एक दोलन कंपन कहलाता है। अब आवर्तकाल मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड, कितना समय में वो गया, कितना समय में वो आया, ये हमारा टाइम पीरियड कहलाता है। तो एक दोलन पूरा करने के समय को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन मतलब गया और आया कितना टाइम में? तो 0.2 सेकेंड में। तो इसको हम लोग बोलते हैं आवर्तकाल, ठीक ना, टाइम पीरियड। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी हमारा है आवृत्ति। तो कंपन करने वाले वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करेगी, अब वो टाइम फिक्स है, सेकेंड में फिक्स है। तो आवृत्ति मतलब 1 सेकेंड में हमारा फिक्स है। 1 सेकेंड में वो कहाँ तक जा रहा है, तो फिर आ रहा है, या फिर 2 बार 3 बार, कितना बार हो जा रहा है 1 सेकेंड में, ये आधे हो रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करेगी उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका ऐसा मतलब हर्ट्ज में देखा जाता है, ठीक ना। यदि आवृत्ति n है, क्या है? आवृत्ति n है, फ्रीक्वेंसी n माने नंबर है, कोई भी नंबर है, तो आवर्तकाल t हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो हमारा n बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1/t। क्या हो जाएगा? 1/t हो जाएगा, है ना, हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सरल आवर्त गति। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में मध्यमान स्थिति के इधर उधर इस प्रकार गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति के वस्तु के विस्थापन के अनुपाती होता था, त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर यानी विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत हो तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। सरल आवर्त गति करने वाले कण का वेग जो होता है विस्थापन ग्राफ पर वलयाकार होता है, मतलब ऐसे होता है सरल आवर्त गति करने वाला का, ठीक ना। ये हमारा जो हो गया, ये हो गया, ऐसे हमारा ऐसे जाएगा सरल आवर्त गति वाला, क्या हो जाएगा? ऐसे जाएगा, परवलयाकार होता है ना। तो सरल आवर्त गति की कुछ विशेषता हम लोग देखते हैं, फिर हमको अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, सरल आवर्त गति करने वाले कण जब अपनी माध्यम स्थिति में गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गति जो अधिकतम होती है, स्थिति जो शून्य होती है। तो सरल आवर्त गति करने वाले कण अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण अधिकतम हो जाता है। क्या होता है? त्वरण अधिकतम हो जाता है। जब सरल आवर्त गति वाला कण जो है अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरेगा, गति के अंत बिंदु से गुजरेगा ना, तो क्या होगा? उसका त्वरण अधिकतम हो जाएगा, उसका त्वरण अधिकतम हो जाएगा, ठीक ना। वैसे तो उसका त्वरण शून्य होता है, उसका त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन जब वो अधिकतम गति से अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरेगा ना, तो उसका त्वरण अधिकतम हो जाएगा, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यान बल या फिर अधिकतम हो जाएगा, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा। यहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या था? तो ये हमारा जो है गतिज अधिकतम था जब वो नॉर्मल था, तो लेकिन जब उसमें क्या होता है अपनी गति के अंत बिंदु से गुजर जाएगा तो गतिज ऊर्जा उसका अंत में चल रहा है तो उसका गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा। स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है, उसका स्थिति ऊर्जा अधिकतम हो जाती है, वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। वेग क्या होता है? तो शून्य हो जाता है। देखिए सरल लोलक क्या होता है? सिंपल पेंडुलम, यदि एक भारहीन और लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आकार में लटका दे तो इस समायोजन को सरल लोलक कहेंगे। यदि लोलक का मान स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दे तो इसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। सरल आवर्त गति कहलाती है, मतलब आराम से वो लोलक कर रहा है। सरल आवर्त गति एक ही स्पीड में जा रहा है, आ रहा है,
सरल लोलक का आवर्तकाल हमारा टाइम देखते हैं तो टी हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई √1/g, जहाँ आई जो है वो डोरी की प्रभावी लंबाई है, मतलब एल जो है, एल क्या है, डोरी की प्रभावी लंबाई है, और जी हमारा गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, जो है गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। निष्कर्ष हमारा देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टी हमारा हो जाएगा आप टाइम हो गया हमारा आवर्तकाल, और हमारा √अंडर हमारा समानुपाती क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अर्थात लंबाई बढ़ने पर टी भी बढ़ेगा। लंबाई अगर बढ़ा रहे हैं ना, सॉरी टाइम, अगर टाइम बढ़ रहा है तो उसका लंबाई के मतलब बराबर उसका क्या होता है, तो उसका बढ़ता है, टाइम बढ़ जाएगा। लंबाई बढ़ाने पर फिर टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। मान के चलिए ये इतना बड़ा हमारा लोलक है, ये हमारा लोलक है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये 1 सेकंड में 2 बार जा रहा है। अगर उसको बढ़ा दिया जाए ना तो वो 4 सेकंड में जाएगा। कितना सेकंड में जाएगा, तो लंबाई बढ़ने से उसका क्या हो रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है ना। तो यही हमारा कारण है। देखिए कह रहा है, यही कारण है कि यदि कोई लकड़ी झूला झूलते कोई भी लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसकी गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा, मतलब उसकी लंबाई कम हो जाएगी, गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा तो, और प्रभावी लंबाई घट जाती है, जिससे गले का आवर्तकाल भी घट जाता है, वो जल्दी जल्दी झूलने लगती है, जल्दी जल्दी आवर्तकाल मतलब टाइम उसका घट जाता है। पहले नीचे था बैठल थी तो लंबा लंबा जा रही थी, तो आवर्तकाल उसका ज़्यादा था टाइम पीरियड, लेकिन जब ऊपर हो जाता है तो उसका आवर्तकाल कम हो जाता है, जल्दी जल्दी घट जाता है, खत्म हो जाता है, अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करने लगेगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आवर्तकाल जो हो ना, टाइम पीरियड कहाँ चला गया। देखिए यहाँ पे कह रहा है जो आवर्त का लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। द्रव्यमान ज़्यादा है कि कम है, ये लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। लोलक के द्रव्यमान पर वो निर्भर नहीं करेगा। द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा तभी उसी के हिसाब से रहेगा, कम रहेगा तभी उसी के हिसाब से। तो ये लंबाई पर डिपेंड करता है, लेकिन द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। क्या होता है, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। अतः झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाएंगे तो भी उसका टाइम उतना ही रहेगा, प्रभाव कोई नहीं पड़ेगा, उतना ही उसका आवर्तकाल रहेगा। तो टी हमारा जो है आवर्तकाल समानुपाती हमारा क्या हो जाएगा, तो √L/g, यानी किसी लोलक घड़ी की पृथ्वी तल से ऊपर या फिर नीचे ले जाया जाए तो घड़ी की आवर्तकाल टी हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो टी हमारा जो है समानुपाती क्या हो जाएगा हमारा, तो √L/, हमारा जी हो जाएगा। याद रखिएगा ये हमारा क्या है, तो ये हमारा आवर्तकाल है ना, लोलक का आवर्तकाल हमारा। तो यानी किसी लोलक घड़ी की पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी की आवर्तकाल बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है। पृथ्वी के तल से ऊपर ले जाया जाएगा या फिर पृथ्वी के तल से नीचे ले जाया जाएगा तो बताइए क्या होगा, तो उस घड़ी क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी के तल से ऊपर या फिर नीचे जाने पर जी का मान कम होता है। क्या होता है, जी का मान कम होता है। हम लोग पढ़े थे जी का मान क्या होता है, ऊपर नहीं जाने पर जी का मान कम होता है, वो सतह पर ही उसका जो है रहता है मैक्सिमम ध्रुव पर। तो जो है क्योंकि पृथ्वी तल के ऊपर नीचे जाने पर क्या होता है, जी का मान कम हो जाता है, इसलिए वो घड़ी क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है। इस पर डिपेंड कर रहा है ना इसमें सूत्र में जी। अगर ये देखिएगा यदि लोलक घड़ी का उपग्रह पर ले जाया जाए तो वहाँ भारहीनता के कारण जी हमारा 0 हो जाएगा, तो घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। घड़ी का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अनंत, मतलब वो रुकने ही वाला नहीं है, ज़िंदगी भर हिलते रहेगा। तो उपग्रह में लोलक घड़ी काम ही नहीं करेगी। अच्छा, तो उपग्रह पर क्या हो जाएगा, लोलक घड़ी काम नहीं करेगी। लोलक घड़ी काम करेगी, बताइए। उपग्रह पर कोई ले जाया जाए वहाँ पे जी का मान 0 हो जाता है। जब जी का मान गुरुत्वीय केंद्र क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अतः घड़ी का जो आवर्तकाल है वो हमारा टी जो है वो अनंत हो जाएगा। अतः उपग्रह के लोलक घड़ी काम नहीं करेगी, वहाँ पे लोलक घड़ी क्या करेगी, काम ही नहीं करेगी, है ना। तो उपग्रह पे लोलक घड़ी काम क्यों नहीं करती है, तो जी बराबर हमारा क्या होता है, 0 हो जाता है। गुरुत्वीय केंद्र हमारा 0 हो जाता है। देखिएगा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, इसलिए आवर्तकाल अनंत होता है। यहाँ पे अनंत क्या होता है, आवर्तकाल अनंत, मतलब वहाँ पे काम ही नहीं करेगी। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, मान 0 होता है। आप लोग जानते हैं केंद्र में जाते जाते मान क्या होता है, गुरुत्वीय केंद्र का मान 0 हो जाता है, इसलिए आवर्तकाल अनंत होता है। गर्मियों में लोलक की लंबाई जो है ना बढ़ जाएगी तो उसका आवर्तकाल टी भी बढ़ जाएगा। गर्मी में जो है लोहा का रहता है उसका क्या होता है, लंबाई उसका बढ़ जाती है, तो उसका टाइम पीरियड जो है वो भी क्या हो जाता है, तो वो भी बढ़ जाता है। अतः घड़ी सुस्त हो जाएगी। अतः घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। सुस्त मतलब उसका जो टाइम पीरियड बढ़ गया, समय ज़्यादा ले रहा है, वो घड़ी जो बढ़ गया तो उसका समय ज़्यादा ले रहा है आने में जाने में, तो सुस्त लगेगा। अब वही जो छोटा हो जाएगा तो जल्दी जल्दी आएगा जाएगा, है ना, तो वो सुस्त नहीं लगेगा। तो वही है, टाइम पीरियड ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सुस्त हो जाएगा घड़ी। सर्दियों में लंबाई कम हो जाने पर टी भी कम हो जाएगी और लोलक घड़ी तेज़ चलने लगेगी। वही जो है सर्दी में क्या होता है, लंबाई कम हो जाता है तो वही हमारा जो है छोटा हो जाता है, पहले इतना बड़ा था तो अब धीरे धीरे वो स्पीड चलने लगेगा, तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, कम हो जाता है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान हमारे पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है। तो वहाँ पे जी का मान क्या होता है, 1/6 गुना कम होता है, मतलब कि 6 में 1 हिस्सा होता है मात्र चंद्रमा पे।
तो वहाँ पे अगर हम लोग लेके जाएंगे चंद्रमा पर लोला घड़ी, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है, तो यहाँ पे आवर्तकाल क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, मतलब धीरे धीरे जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा, है ना। यहाँ पे देखिए हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक सूत्र दिया हुआ है, टाइम पीरियड इक्वल टू टू रूट हमारा रूट अंडर एल बाई जी, हमको याद रखिएगा। 2 पाई हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। टी हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। टी में परसेंट बदलाव, तो आई का घात देखिए यहाँ पे कह रहा है आई का घात इंटू एक एल मतलब सॉरी आई नहीं है, एल है, लंबाई का घात इंटू लंबाई में परसेंट बदलाव इक्वल टू 1/2 इंटू लंबाई में परसेंट बदलाव। तो हमारा प्लस जो है वृद्धि है, माइनस हमारा कमी है। तो 5% से कम के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग, 5% जो कम रहता है इसका सूत्र का प्रयोग करते हैं। अगर किसी सरल लोलक की लंबाई में 2% की वृद्धि हो जाए तो उसका आवर्तकाल 1% की वृद्धि होती है। अगर किसी सरल लोलक है, इसकी लंबाई में 2% की वृद्धि हो गई, कितनी, 2% की, 2% की वृद्धि हो जाएगी ना, तो उसका आवर्तकाल में 1% की वृद्धि होगी, कितना, 1% की वृद्धि होगी। कहाँ से हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, टाइम हमारा 1/2 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू हमारा कट के हमारा क्या हो जाएगा, तो 1% की वृद्धि हमारी हो जाएगी। ये कहाँ से आया टी हमारा, तो 1/2 हमारा कहाँ से आया, तो यहाँ से हम लोग देखने को मिल रहा है टी परसेंट में बदलाव या फिर कमी, तो एल का घात इंटू एल में परसेंट बदलाव, तो 1/2 इंटू एल परसेंट में बदलाव हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाता है। तो याद रखना है कि अगर लंबाई में 2% की वृद्धि होती है तो आवर्तकाल में 1% की वृद्धि होगी। याद रखना है, क्या रखना है, लंबाई में 2% की वृद्धि होगी तो आवर्तकाल में 1% की वृद्धि होगी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग अगला क्या बोलते हैं टॉपिक में। अगला टॉपिक हमारा क्या था, विविधता की।